हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर में काम करती है। ऐसी एक छोटी कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है आन्या पॉलिटेक एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अब यहाँ पे कंपनी का जो आईपीओ, उसकी बेसिक डिटेल्स की अगर बात कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पे 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 14 रुपीज़ का कट ऑफ प्राइस यहाँ पर रखा गया है। 10,000 का लॉट साइज है, तो आपको 1,40,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। दैट मीन्स कि इस एसएमई कंपनी का आईपीओ रहने वाला है। अब यहाँ पे जो कोटा है 35% रिटेलर्स के लिए रखा गया है, और बाकी नॉर्मल कोटा जो नॉर्मली रखा जाता है 50% क्यूआईबी, 15% एचएनआई कैटेगरी वालों के लिए। अब यहाँ पे 89% शेयर होल्डिंग आईपीओ से पहले कंपनी के अंदर में प्रमोटर्स की थी, जो मालिक लोग हैं उनकी थी शुरुआत से जो मालिक रहे हैं, और 65% आईपीओ के बाद में रह जाने वाली है उन सभी लोगों की। अब यहाँ पे जो पैसा है उठा रहे हैं, जिस वैल्यू पे उठा रहे हैं, दैट इज़ 168 करोड़ रुपीज़ पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है, और 45 करोड़ रुपीज़ उठाने की ट्राई कर रहे हैं, राइट। तो एक सिग्निफिकेंट होल्डिंग यहाँ पर उठाई जा रही है। अब ये पैसा उठाने के पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है कि पैसों को कहाँ काम में लिया जाएगा, तो कंपनी को और बड़ा करने के अंदर में काम में लिया जाएगा, और कंपनी में जो रोज़मर्रा का खर्चा होता है उसके लिए काम में लिया जाएगा। और साथ में ही कंपनी के अंदर में यहाँ पे जो यारा ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी है कंपनी की, उसके अंदर में जो नया प्रोजेक्ट उसके अंदर में लॉन्च करना है उसके अंदर में काम मिल जाएगा, और उसके अंदर में फिर वर्किंग कैपिटल और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी खर्चे के अंदर रोज़मर्रा के, उसमें इस पैसे को काम में लिया जाएगा। और एक उनकी अरावली फॉस्फेट नाम से इनकी एक सब्सिडरी है, उसके अंदर में भी यही सेम चीज़ें उसको भी बड़ा करने के अंदर में काम है। सो बेसिकली कंपनी अपनी और अपनी सब्सिडरीज़ को बड़ा करने में, और जो रोज़मर्रा का खर्चा है उसको चुकाने में पैसे काम में लेने वाली है। तो बेसिक रीजन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब कंपनी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ पर पॉलीबैग्स, इनकी वेबसाइट के ऊपर में जाके चेक कर लेते हैं, राइट। तो वेबसाइट के ऊपर में बता रखा है कि कंपनी HDPE बैग्स बनाती है, जो कि प्लास्टिक के जैसे थैले होते हैं, कट्टे होते हैं, वो बनाती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं तो हमको देखने को मिल जाएगा इस टाइप की जो पैकेजिंग अपने को मिलती है, जो ऐसी थैली के अंदर पैकेजिंग होती है, जो कि हम अगर खींचते हैं उस थैली को तो वो खींचती चली जाती है, फटती नहीं इतनी आसानी से, स्ट्रॉन्ग थैली होती है। तो वो HDPE कैटेगरी की ये इस टाइप के पॉलीबैग्स। दूसरे जो अपने कट्टे नहीं देखते हैं, जिसमें चीनी आती है, खड़ आती है, चूरी आती है कट्टों के अंदर में, तो वो बैग्स बनाने का काम करती है। फर्टिलाइजर्स बनाती है कंपनी इनऑर्गेनिक, दैट मीन्स फर्टिलाइजर्स, यही खाद। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब कि जो केमिकल वाली। साथ में कैटल फीड की जो खड़ चूरी, जो अपने यहाँ पे लोग गाय भैंस रखते हैं उनको पता है कि खड़ चूरी जो गाय भैंसों को देनी पड़ती है, तो वो कंपनी बनाती है। और बाद में रोल्स बनाती है, जो लेमिनेटेड रोल्स वगैरह होते हैं, PP बैग्स वाले। सो बेसिक रीज़न है कि कंपनी पैकेजिंग और फर्टिलाइजर्स और खाद्य सामग्री के अंदर में काम करती है जानवरों के, राइट। तो मल्टीपल सेक्टर्स में अंदर कंपनी काम कर रही है आज के दिन। अब थोड़ा सा हम RHP को रीड करने की कोशिश कर लेते हैं। जो कंपनी के मेन करता धरता है उनका नाम है यशपाल सिंह यादव, जिनके पास में 58% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में भी अच्छी खासी रह जाने वाली है इनके पास में। नेक्स्ट, कंपनी के ऊपर में कुछ खास आज के दिन केसेस नहीं है, बट 2 क्रिमिनल केसेस यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहे हैं, जिनकी हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं पहले कि कंपनी का शुरुआत कहाँ से हो रखी है, तो यहाँ पर 2011 के अंदर में कंपनी की शुरुआत हुई थी, जो कि दिल्ली के अंदर में इनका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है। एंड यहाँ पर हरियाणा वेविंग कॉर्पोरेट, हरियाणा और दिल्ली NCT, दिल्ली वो जो NCR अपने एरिया आता है वहाँ का रजिस्टर्ड नंबर है। और यहाँ पर अन्य पॉलिटेक फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम रखा गया था शुरुआत के अंदर में, और उसके बाद में अभी तक भी यही है, बस प्राइवेट हट गया है बीच में से, बिकॉज कंपनी IPO लेके आ रही है। ये कुछ माइलस्टोन्स हैं कंपनी ने जो अचीव किए हैं, जिनको आप लोग एक बार पॉज करके रीड कर सकते हैं। अब कंपनी के जो यशपाल सिंह यादव, जो कि मेन करता धरता है कंपनी की, उनके बारे में ये थोड़ा सा ब्यौरा लिखा हुआ है कि उनकी एजुकेशन क्या है, कितने साल के हैं, उन पिताजी हैं वगैरह। अब कंपनी के पास में यहाँ पर आज के दिन 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ओन्ड हैं, कंपनी द्वारा खुद की हैं, और ये 3 प्रॉपर्टीज़ खुद की नहीं है, जो कि लीज पर हैं। उनका रेंट जो है इतना पे करते हैं, ये पूरा रेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरे अब तक जितना भी रेंट चुकाना है पूरी उम्र में। नेक्स्ट अगर यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है, तो यहाँ पे जो प्लास्टिक बैग्स कंपनी बनाती है HDPE वाले, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उसके ऊपर में 88% पे काम कर रही है आज के दिन। और यहाँ पे 55% जो ये जिंक फॉस्फेट कंपनी बनाती है, जिंक सल्फेट जिसे हमने फर्टिलाइजर बोला था, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो जिंक सल्फेट के अंदर में मेनली काम कर रही है, 55% कैपेसिटी पे काम कर रही है। 24% कैपेसिटी और PP बैग्स, और ये SSP फर्टिलाइजर्स अगेन 15%।
सो कंपनी ठीक ठाक प्रोडक्शन कैपेसिटी तो अभी कंपनी के पास में अच्छी खासी पड़ी हुई है वैसे देखा जाए तो, सिर्फ HDPE बैग्स वाले को छोड़ करके। बाकी पता नहीं कंपनी क्यों अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के ऊपर में ध्यान दे रही है। कंपनी डजंट नीड दैट मच प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज। ये कुछ लोगोज हैं जो कंपनी ने रजिस्टर अपने आप को करवा रखे हैं, राइट। बीच में खांसी क्यों आ रही है यार, छींक आ रही है खांसी मेरी। ओके, अब कंपनी के में एम्प्लॉय जो आज के दिन काम कर रहे हैं दैट इज़ 114 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है। वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 96 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, दैट्स अगेन फाइन। अब ये कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो HDPE और PP बैग्स जो हैं, दो टाइप के बैग्स हैं। PP बैग्स कट्टे होते हैं, HDPE बैग्स दूसरे टाइप के होते हैं। वहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी का आ रहा है। बाकी फर्टिलाइज़र सेक्टर से कंपनी का भी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आ रहा है, मेनली जो है जिंक वाले से ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देख पा रहे हैं, और रिसेंट के हिसाब से जिंक के जो है जो फर्टिलाइजर्स हैं वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी का आ रहा है। अब यहाँ पे कंपनी की जो सेल होती है तो एक तो होती है कंपनी खुद प्रोडक्शन करती है जो माल बेचती है, और एक होती है कंपनी कहीं और से खरीद के फिर बेचती है। तो यहाँ पर कंपनी जो खुद बनाती है वो माल से ज़्यादा बिक्री होती है, जो कहीं और से खरीद के बेचती है उसकी ज़्यादा बिक्री यहाँ पर नहीं होती है। तो कंपनी के पास में अच्छा खासा रेवेन्यू ठीक ठाक बच रहा है। ये जो कंपनी की प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ आपके सामने देखने को मिल रही हैं, राइट। तो कंपनी के पास में आज के दिन दो मॉडल हैं, मतलब दो इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर में काम कर रही है, एक तो बैग्स वाली और एक फर्टिलाइजर एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूनिट्स में, राइट। अब तो कंपनी का थोड़ा सा हम RHP के अंदर में थोड़ा सा बैलेंस शीट को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं, P&L स्टेटमेंट को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं, फिर कंपैरिजन भी करके देखेंगे जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी इस सेक्टर में काम करने वाली। अब यहाँ पे कंपनी में जो टोटल पैसा लगा हुआ दैट इज 111 करोड़ रुपया, राइट। इसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है जो कि माना गया है दैट इज अराउंड 44 करोड़ रुपीज़। बाकी जितना ही पैसा कंपनी में लगा हुआ है दैट इज ऑफ उधारी, राइट। वो उधारी पे है, उसको चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपनी की अगर P&L स्टेटमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 2022 में 91 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, सेल किया 115 करोड़ का सेल किया 2022 में, फिर 123 करोड़ का सेल किया 2024 में, अभी 40 करोड़ का सेल किया 3 महीने के अंदर में। 150 करोड़ का सेल कर लेगी अगले 9 महीनों के अंदर में, ऐसा हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं आगे फ्यूचर के अंदर में। कितना अचीव कर पाती है वो अलग बात है। तो हम लगभग मान के चल लेते हैं कि यार एक 140 करोड़ का तो कर ही लेगी, जिस हिसाब से यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज आ रहा है उस हिसाब से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 करोड़ नेट प्रॉफिट, यहाँ पे 9 करोड़ नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट ये नहीं है, ये वाले हैं। तो यहाँ पे भी 4.5 करोड़, 10 करोड़ और यहाँ पे 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ इन्होंने 3 महीने में अचीव कर लिए, तो इस बार हो सकता है 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट तक पहुँच सकता है। और ये जिस तरीके से इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से लग भी रहा है कि 15 करोड़ को टच कर भी सकती है कंपनी। सो प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग फाइन, कंपनी के पास में सब कुछ है, कंपनी 3 सेक्टर में काम कर रही है, इस्टेब्लिश्ड है, पुरानी ब्रांड है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन टिल नाउ। अब थोड़ा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी बात कर लेते हैं कि हाथ में कुछ कैश आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स की अगर बात करते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल्स सिग्निफिकेंटली हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसके साथ में ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ रहे हैं, बट ट्रेड रिसीवेबल्स कुछ खास नहीं बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट भी कंपनी ठीक ठाक कमा ले रही है, तो दैट्स फाइन, दैट्स ए गुड थिंग। नेक्स्ट अगर ट्रेड रिसीवेबल्स की यहाँ पे नेट कैश फ्लो की बात करते हैं तो 2 करोड़ कैश फ्लो, फिर 2 करोड़ कैश फ्लो, यहाँ पर 9 लाख रुपये कैश फ्लो। सो वो भी ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है, दैट्स अगेन नाइस। सो एवरीथिंग सीम्स फाइन टू मी अभी तक। तो बाकी कंपनी के ऊपर में लोन थोड़ा ठीक ठाक है, बट उसको कंपनी जितना रेवेन्यू सेल कर पा रही है, नेट प्रॉफिट बचा निकाल पा रही है, उस हिसाब से वो जो लोन लिया हुआ है वो सिग्निफिकेंटली कंपनी को हेल्प करता हुआ ही दिख रहा है। बिकॉज अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बेकार होता तो लोन के खतरा होता, फ्यूचर में कंपनी के लिए खतरा बन सकता था लोन, बट अभी के लिए फ़िलहाल में खतरा बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और थोड़ा सा हम कंपैरिजन भी करके देख लेते हैं इसको। इस साल हम मान के चल लेते हैं कि कंपनी जो है 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेगी, बट उसके हिसाब से नहीं करेंगे हम लोग, हम पुराने डेटा के हिसाब से ही करने वाले हैं, 10 और दोनों के हिसाब से कर लेंगे, चलो ठीक है। सो पुराने ज़माने में 10 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने कमाए थे लास्ट ईयर, तो इसके हिसाब से कंपनी का पी रेशियो निकल के आता है 15 का, 16 का, और इस साल जितना कमाए उसके हिसाब से पी रेशियो निकल के आता है 11 का।
सो 11 to 16 के पी रेशियो के बीच में कंपनी काम कर रही है। इसी को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, एक जो कंपनी लिस्टेड है इसी सेगमेंट में काम करने वाली कमर्शियल सिनबैग्स, तो ये पर्टिकुलर जो कंपनी है ये पैकेजिंग मटेरियल में ही काम करती है, ये फर्टिलाइज़र वाले में काम नहीं करती है। और कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो दोनों ही सेगमेंट से अच्छा खासा आ रहा है, राइट। तो हम सिर्फ एक सेगमेंट का यहाँ से पता कर सकते हैं, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका 41 का है और अपने वाली कंपनी का 11 to 16 के बीच का है जो IPO लेके आ रही है। दूसरी चीज़, कंपनी का PB रेशियो इज़ 2.5, कंपनी का नेटवर्थ है 42 और पैसे उठा रही है 44, तो यहाँ पे लगभग 80 मान लेते हैं, खर्चा वर्चा निकालने के बाद में बच जाएगा कंपनी के पास में, तो 80 तो 2 का PB रेशियो निकल के आता है, जिसको कंपेयर करते हैं तो दैट इज अगेन फाइन। सो कमाई भी ठीक है, PB रेशियो के हिसाब से भी ठीक है, नेटवर्थ भी ठीक है, कंपनी अच्छी काम कर रही है। दोनों ही जो चीज़ों में जिनमें काम कर रही है उनके फ्यूचर में रहने की उम्मीदें हैं, बने रहने की उम्मीदें दिख रही हैं एंड ग्रोथ भी ठीक है, इस्टेब्लिश्ड है, एवरीथिंग सिम्स फाइन टू मी। सो ओवरऑल मेरा जो व्यू बन रहा है कंपनी को लेकर के ऊपर जाने का ही बन रहा है, यहाँ से लगभग डबल होने तक का जा सकता है, जिस कंपैरिजन के हिसाब से करेगा तो डबल बहुत रिसेंट में ही हो सकती है कंपनी। लॉन्ग टर्म भी मेरे को इस कंपनी के ऊपर में हम लोग भरोसा कर सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है अब तक की एनालिसिस के हिसाब से। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लग रही है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी। बाकी आप क्या व्यू बनाते हैं अपना इसके बारे में, वो और रिसर्च करके अपने व्यू को, अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, सिर्फ इसी एनालिसिस के बेसिस पे ना सोचें। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।